नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, राजस्थान में भी लॉकडाउन है और कई बड़े बड़े शहरों में जहाँ कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जब लॉकडाउन होगा तो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी रोड्स पर जो अफरा तफरी का माहौल है वो दिखना बंद नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लोग घरों में हैं तो अफरा तफरी काहे की। तो मैं आपको बता दूं कि ये अफरा तफरी उन लोगों की है जो उनकी डेथ हो रही है कोविड के कारण और जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। और हम देख रहे हैं भीड़ भी, और ये भीड़ कहाँ पर है, मेडिकल की शॉप्स पर। क्योंकि ऐसे क्राइसिस वाले टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो अपना धंधा करने का जो टाइम है वो नहीं छोड़ रहे हैं। इट मीन्स कि वो कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है वगैरह वगैरह। ये सब बातों से हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फैमिलियर है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, फिर भी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू लोगों को एक मौका मिल गया है कि हम कमाएं। किसी को वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, लोग कारों में जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनकी मौत हो रही है। सीधी सी बात है, लोग कोरोना की वजह से नहीं मिल रहे हैं, कोरोना का जो ट्रीटमेंट है उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो उसकी वजह से मर रहे हैं। इसका साफ सवाल उसकी तरफ खड़ा होता है हमारे देश का स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। मानती हूँ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन है अगर हम उसका कंपैरिजन बड़े बड़े देशों से करें तो, इसलिए यहाँ पर रिकवरी लाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड है। यहाँ पर हर चीज़ को देखकर चलना पड़ता है। यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, वगैरह वगैरह। और एक साल से जो कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन आए हैं, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है शायद आप सब लोग ये जानते हैं कि किस हद तक पिछले साल जीडीपी है जो वो गिर चुकी थी। 1 करोड़ लोगों का जो रोजगार है वो जा चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो पहले जैसी चल रही हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट और उनकी पॉलिटिक्स की बात करें तो 2 दिन पहले बंगाल में चुनावों का रिजल्ट आया। आप एक चीज़ सोचिए, हर चीज़ के लिए कोरोना है, स्कूलों के लिए कोरोना है, शॉप्स के लिए कोरोना है, त्योहारों के लिए कोरोना है। मतलब हर कोरोना के नाम देकर के हर चीज़ को बंद करवा दिया जाता है, लोगों को घरों में बिठा दिया जाता है। मैं गलत ये नहीं कह रही कि ये गलत है, हम लोग घरों में हैं, सुरक्षित हैं, अभी हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या कोरोना की जो बीमारी है वो हमारे लिए ही लागू होती है? चुनाव की रैलियाँ हुई, इलेक्शंस जहाँ होने थे वो हो रहे हैं, सब चीज़ें लगभग लगभग हो रही हैं। इलेक्शंस तो हुए ही हुए, उसका रिजल्ट भी आया जब देश के ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसका काम एक दिन नहीं रुका। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है और इसमें प्रधानमंत्री का जो घर है वो भी शामिल है। उसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रखा है और अब वो पता नहीं है कि वो खर्चा कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ के बारे में आखिर किसी ने सवाल नहीं उठाया। चलिए छोड़िए, हम बात करते हैं हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। क्या हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं सुधार सकते? सुधार सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को कहाँ और कैसे खर्च करना है शायद हमारी गवर्नमेंट ये भी जानती है, लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहती। उसके पीछे भी कई कारण हैं, हम आपको बताते हैं। चलिए एक बार के लिए कंसिडर कीजिए कि हमारे देश में वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले लगभग मैं आपको काउंट बता देती हूँ, 2 दर्जन से ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। लेकिन उनके अंदर माल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस कस्टम से जहाज़ों को कहाँ जाना है इस चीज़ का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि अब हम इसके लिए सवाल किसके साथ करें। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग अनपढ़ हैं। इस देश की जो जनता है, भारत देश की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, वो सवाल करना भी चाहती है, लेकिन होता क्या है, जो सवाल करता है उसका या तो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है या उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चलिए अब एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम 1 साल में नहीं सुधर सका, अब उसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? तो हमारे सबके जहन में एक ही नाम आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने वाला इंसान कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री।
जो इस पूरे देश को चला रहा है। उसके बाद अगर देश का हाल बुरा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी गलती है या क्या, गलती हम सबकी भी है। दूसरी बात ये आती है कि लगभग जो माल आया है, वेंटिलेटर्स आए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं, वो 40 देशों ने हमारे देश को है जो वो मदद की है। अब उसके बाद जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो ही आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे देश भारत को इतने सारे विदेशी देश हेल्प करने के लिए रेडी हैं तो फिर भी हमारे देश में लोग क्यों मर रहे हैं। सुनिए, 40 देशों से जो माल आया है ना वो एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है। जो जहाज़ हैं बड़े बड़े वो उन जहाज़ों में ही पड़ा हुआ है। अब वो जहाज़ों से माल क्यों नहीं उतर रहा है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे देश में इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम का नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करेगा कि जो भी सहायता दूसरे देशों से आया है, जो भी माल दूसरे देशों से आया है जो कोविड में हमारी हेल्प कर सकता है, वहाँ पर किस चीज़ को कितना देना है, किस राज्य को कितना देना है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग देना है। लगभग यही ठीक रहेगा और ऐसा ही होना चाहिए। बट होना क्या है ये किसी को पता नहीं है। अभी तक इस चीज़ का कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है। और इस सिस्टम की जो कमेटी है उसका जो मैनेजर है वो लाइफ केयर को बनाया गया है, लाइफ केयर कंपनी को बनाया गया है, यानी कि वो इसकी मैनेजर है। वो जाकर एक बार देखेगी और एनालाइज करेगी, ठीक है। अब बताइए, जो लाइफ केयर है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है सीधा सेंट्रल से, ठीक है। अब सारे फसाद की जड़ है जो वो सेंट्रल ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो जो राज्य हैं, जो उनके करीबी राज्य हैं, सीधी सी बात है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का राज है, तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी का राज्य है वो उन देशों को, यानी उन राज्यों को वो पहले मदद देगी। सीधी सी बात है। बाकी देशों में बैड सिस्टम तैयार हो गए, हर चीज़ तैयार हो गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वेंटिलेटर्स नहीं पहुंच रहे, तो लोग मर रहे हैं। और दूसरी साइड अगर हम देखें, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 3 दिनों में एक इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट खड़ा कर दिया और लोगों को ये बोल दिया कि अगर अब आपने ये कहा है कि किसी की डेथ ऑक्सीजन की वजह से हुई है तो मैं आप पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। इसके लिए एक लड़की का वीडियो भी वायरल हुआ था। उसने योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी और कहा था कि उसके जो पापा हैं वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर गए हैं और आइए आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये सब बातें अलग हैं। क्राइसिस कहाँ पर कितने हैं ये सब उनके स्टेट की गवर्नमेंट ही जानती है और क्राइसिस सीरियसली हैं। लेकिन उन क्राइसिस को दूर करने के लिए जो मदद आई है उसका क्या करना है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो रखा है। जो भी बहुत बड़ी डीमेरिट है वो यही है। और दूसरी तरफ सच्ची बात ये भी है कि जिन देशों ने सहायता भेजी है वो भी ये नहीं चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो हमने माल भेजा है इंडिया में वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में या पिछले साल में क्या गुल खिलाए हैं, वो इससे पूरी भली भांति वाकिफ़ हैं। बाकी देशों की मीडिया ने हमारे देश के सिस्टम का जो मजाक उड़ाया है शायद उससे आप वाकिफ़ होंगे, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये सारा माल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाए। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे हेल्थ मिनिस्ट्री का सिस्टम है, यानी कि ये जो सारा माल है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर जाएगा। अब हेल्थ मिनिस्ट्री इसके लिए सिस्टम बनाएगी, उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। और हेल्थ मिनिस्ट्री को ये काम बेसिकली इजीली दिया गया है क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं सबके पास अपनी अपनी हेल्थ केयर सिस्टम है, सबके पास अपनी अपनी स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो एक सेंट्रल का स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे कांटेक्ट कैसे कर पाएगा, इसलिए उन्होंने राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उनको बोला है कि आप अपने कंसर्न्ड स्टेट से कांटेक्ट कीजिए, जिससे इजीली काम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो इजीली हो जाएगा। उनको कहा गया है कि कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है आप हमको बताइए। और इस पूरे सिस्टम के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्योंकि वो बहुत ही फॉरेन कंट्रीज से भी बिलोंग करती है, वहाँ से उसको कांटेक्ट रहता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। उनके पास
टेंडर कहा गया है कि उनको टेंडर दिया जाए। अब वो टेंडर यानी इंडिया को माल आया है, तो ये माल इंडिया के अंडर आ चुका है, तो इंडियन लोग जब रेड क्रॉस को देंगे टेंडर तो ही तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। लेकिन बात क्या है कि अभी तक रेड क्रॉस के पास कोई टेंडर नहीं आया है। और दुख की बात तो ये है कि इतने बड़े क्राइसिस जो हैं वो कोरोना की वजह से चल रहे हैं, उसमें भी एक चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई, एज इट इज़ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है उस चीज़ को, और वो है पॉलिटिक्स। बीजेपी को पॉलिटिक्स करने से कोई फुर्सत नहीं है। इसी के लिए हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। दिल्ली में जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है, तो दिल्ली के सीएम ने काफ़ी बार प्रधानमंत्री को कहा कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं लोग, हमें मदद चाहिए, हमें सहायता चाहिए। लेकिन बीजेपी सिर्फ उन्हीं को सहायता करती है जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, यानी जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हुआ ये था कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ नहीं पता है कि कोरोना कितने जनों को हो सकता है, पर मेंबर के अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन दी नहीं गई है। उसके बाद ही ये जितनी ऑक्सीजन उन्होंने डिसाइड की थी कि इतनी ऑक्सीजन हम आपको देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि बाकी लोगों को भी, बाकी स्टेट्स को भी देनी होती है, लेकिन वो सप्लाई भी पूरी नहीं हो पाई। अभी जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनका एक इंटरव्यू सामने आया था। बार बार सीएम ने चिल्लाया, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बार बार चिल्लाया हमारे देश में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उनकी बात को इतनी ज़्यादा सीरियसली कंसीडर नहीं किया गया जितना ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने में किया जा रहा है, और जितना ध्यान बंगाल में चुनाव जीतने के लिए रैलियों में लगाया गया था। लेकिन उसका रिजल्ट आप सभी के सामने आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि उन्होंने पब्लिक को इग्नोर करके जो रैलियां लगाई थी उसका परिणाम क्या आया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका काम कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। डेली मजदूर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, और बहुत ही सीरियसली हो रहा है। एक काम जो है वो नहीं हो रहा है तो जो माल हमारे देश की सहायता के लिए विदेशों ने भेजा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं आ पाया। इंडोनेशिया से माल आया गया, सिंगापुर से माल लाया गया, लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान बंगाल में था, चुनावों में था। यहाँ तक कि उनको इतना वेट नहीं था कि हम लोग चुनाव का जो रिज़ल्ट है वो हम बाद में देख लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं। जिसके घर में मौत हो रही है, ये उसका दर्द सिर्फ वही लोग जान सकते हैं। स्थितियाँ काफ़ी विकट हो चुकी हैं। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो इस देश के ख़राब सिस्टम की वजह से अपने सगे संबंधियों की जानें खो रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये देश लाइनों में इस तरीके से खड़ा होगा। पहले हम वोट्स देने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में आते थे कि हम लाइनों में खड़े खड़े होकर इंतज़ार कर 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 हम वोट्स देते थे। लेकिन शायद हम में से किसी भी नागरिक को ये नहीं पता होगा कि ये वोटों की लाइन जो है वो हमको शमशान घाट पे लाइन लगाने पे मजबूर कर देगी। क्या था, पहले जांच कराने जाओ, वहाँ लाइन, ठीक है, पहले क्वारंटाइन हो, उसके बाद क्या था, अगर कोरोना हो जाता है तो हॉस्पिटल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके लिए लाइन लगाओ, इंतज़ार करो, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो रेमडेसिविर यानी ये जो इंजेक्शन है जिसकी मेनली बेसिकली कालाबाजारी हो रही है, उसके लिए लाइन लगाओ, पूछो, लोगों से पूछो, ठीक है, उसके लिए इंतज़ार करो। वो नहीं मिले तो वैसे ही इंसान ख़त्म है, और अगर वो मिल जाती है फिर भी इंसान मर जाता है तो फिर शमशान घाटों में लाइन लगाओ। बस अब यही है, हमारा देश लाइनों में खड़ा होकर रह गया है। उसके बाद भी आज कई सारे लोग हैं जो अंधभक्ति में रहे हुए हैं। वो इस देश की जनता को गलत बता देंगे, वो इस देश की जनता को अनपढ़ बता देंगे, वो इस देश की जनता को मूर्ख बता देंगे, लेकिन यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को वो कुछ कह सके इतनी उनकी औकात नहीं। तो दोस्तों, मैं ऐसे अंधभक्ति कहूँगी। और सरकार से सवाल पूछना अगर गलत चीज़ है तो हमें डेमोक्रेसी में रहने का कोई हक नहीं है। और अगर हम बचपन से पढ़ते आए, हमें सिखाया गया है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यस,
इफ़ आई एम लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें सवाल पूछने का पूरा पूरा हक है, हमें केंद्र सरकार से भी पूरा हक है सवाल पूछने का, और हमें स्टेट गवर्नमेंट से भी पूरा हक है सवाल पूछने का। तो हम पूछेंगे सवाल, क्योंकि सवाल पूछने का हक जिन जर्नलिस्ट का है वो इस समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की दुम चाटने में लगे हुए हैं। वो अपना काम प्रॉपरली सीरियसली नहीं करते हैं वो। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि कुछ आने वाले समय में जो माल हमारे पास आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो हो सकता है कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमको मिलने लग जाएं, और हमारा जो देश है वो किसी सही उसकी स्थिति जो है वो बदल सके। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हनी ननवानी आपके साथ बनी रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कीजिए आप मेरा चैनल, और हो सके अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।